अब देखिए, जब हम लोग इतिहास देखेंगे तो हम लोग, चूँकि कल भी हम लोगों ने बात की थी कि संविधान का जो ये हमारे संविधान का निर्माण हुआ, ये एक पूरी लंबी प्रक्रिया थी, बहुत ही एक सदियों से चली आ रही जो ये सब चीज़ें हैं, इन्हीं से हम लोगों ने सीख करके क्या किया, संविधान का अपना निर्माण किया। अगर हम वर्तमान में हम संविधान का अपना स्वरूप देखें, या हम अगर देखते हैं कि वर्तमान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस तरीके से विधायिका और कार्यपालिका का गठन किया गया है, इसी को हम रिलेट करेंगे संविधान के इतिहास से। जिस तरीके से गवर्नर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो बढ़ते बढ़ते कैसे आज वर्तमान का जो हमारा पार्लियामेंट का स्वरूप है, ये यहाँ तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो अगर हम आज प्रेजेंट टाइम पे देखते हैं तो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट, पहली बात तो ये बताइए कि जो संसद है इसका निर्माण किससे किससे होता है? संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये क्या है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट जो संसद है, यहाँ पर जो कानून, चूँकि कानून बनाए जाते हैं, तो कानून कौन बनाता है? कानून यहाँ पर कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर, विधायिका। या अगर हम दूसरी तरीके से ऐसे अगर हम इस स्वरूप को देख लें कि अगर हम राष्ट्र को देखें, राष्ट्र, तो राष्ट्र के 3 पिलर होते हैं। राष्ट्र है उसके क्या है? 3 पिलर हैं। 3 पिलर पर बेस्ड होता है। कौन कौन से पिलर किसी भी राष्ट्र में? एक तो हो गया लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मीन्स की विधायिका, और एक हो गया आपका एग्जीक्यूटिव मीन्स की कार्यपालिका, और फिर आपका हो गया जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ठीक है, राष्ट्र के 3 अंग होते हैं। ठीक, अब ये वाला जो अंग है लेजिस्लेचर, इसका कार्य क्या है? कानून को बनाना या कानून का निर्माण करना, ये सभी जानते हैं। जो भी ये कानून बनाएगा लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, उस कानून को लागू कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। ठीक है, अब देखेंगे हम कि ये जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, ये कानून कहाँ पर बनाती है? पार्लियामेंट में। जिस सदन में कानून बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे? पार्लियामेंट, यानी कि संसद। विधायिका के अंदर क्या आ गई? संसद। अब संसद के हम 3 अंग जब देखेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जो लोकसभा है इसमें वर्तमान में कितने मेंबर हमको दिखाई दे रहे हैं? लोकसभा में वर्तमान में कितने मेंबर्स हमको दिख रहे हैं? वर्तमान में तो 550 ही हमको दिख रहे हैं ना, 2 एंग्लो इंडियन हट गए। ठीक है, वर्तमान में हमको मेंबर्स दिख रहे हैं 550। ठीक, अगर हम देखें इनके हटने से पहले कितने होते थे? 550 + 2, 550 होते थे इलेक्टेड, और ये 2 क्या होते थे? नॉमिनेटेड होते थे। यानी इन 2 का नॉमिनेशन कर रहा है कौन? प्रेसिडेंट। इसी चीज़ को भी उसमें रिलेट करेंगे हम। इन 550 का क्या हो रहा है? इलेक्शन, और इन 2 का क्या हो रहा है? नॉमिनेशन। ठीक है, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर हैं? 250। इस 250 में क्या होता है? 238 का इलेक्शन होता है। मैक्सिमम 250 है, 238 का क्या होगा? इलेक्शन, और 12 का क्या होगा? 12 का होगा नॉमिनेशन। यही होता है। और फिर जो प्रेसिडेंट है, ये तो क्या हो गया? ये तो सर्वोच्च संवैधानिक पद हो गया, एज लाइक अ क्राउन। ठीक है, चलिए अब इनको ध्यान में रखिएगा। लोकसभा में क्या है? 550 + 2 सीटें हैं। वर्तमान में तो 550 है, मैं कह रहा हूँ 550 + 2, अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें 250 हो गए राज्यसभा में। अब इधर देखते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म पूरा अस्तित्व में आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको दिमाग में रखिएगा। इसको हम साफ करते हैं, कहानी को वापस से चालू करते हैं, और फिर जब मैं आपको ध्यान दिलाता जाऊँगा कि देखिए लोकसभा में इस तरीके से सदस्य ये देखिए इस तरह बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कनेक्ट कराता जाऊँगा। अभी पहले तो इस चीज़ को पहले आप लिख लीजिए। राष्ट्र के 3 पिलर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फिर लेजिस्लेचर जो विधायिका है वो कहाँ बैठती है? संसद में, और संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और इन तीनों अंगों के क्या लिख लीजिए? इन तीनों अंगों के कितने कितने सदस्य हैं वो लिख लीजिए। इन तीनों ही अंगों में जितने सदस्य हैं वो लिख लीजिए। लोकसभा यानी कि निम्न सदन 550, लोकसभा यानी कि निम्न सदन 550 सदस्य।
ठीक है, ये तो हो गया विधायिका। कार्यपालिका में अगर हम देखें, कार्यपालिका में सबसे ऊपर आपको कौन दिखेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद कौन दिखेगा? प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के कार्य में सहायता देने के लिए आपको क्या मिलेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। मतलब कि अगर हम इनका फंक्शन देखें तो विधायिका क्या कर रही है? कानून बना रही है, यानी कि ये वाली जो संस्था ये क्या कर रही है? ये मिलकर कानून बना रही है, और ये मिल करके क्या कर रहे हैं? उस कानून को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से ब्रिटेन में भी क्या था? स्टार्टिंग में जब मैंने कल आपको बताया था कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल में क्या की गई? प्रेसिडेंशियाँ स्थापित की गई, वहाँ पर गवर्नर का पद दिया गया। तो उस समय क्या था कि जो गवर्नर थे वो सिर्फ क्या कर रहे थे? सिर्फ कानून को आरोपी एग्जीक्यूट कर रहे थे, सिर्फ लॉ को क्या कर रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे। कानून बना कौन रहा था उस समय? कानून बना रहा था ये पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, भाई कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि उस भाई कंपनी के क्या है? जो शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर तो हजारों की संख्या में थे, लेकिन जो बड़े शेयर होल्डर्स थे उनको मिला करके क्या बनाया गया? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या करते थे? ये कंपनी के लिए कानून बनाते थे। मतलब कंपनी क्या करेगी? भारत में क्या कानून एग्जीक्यूट कराएगी, ये कानून कौन बना रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उन कानूनों को लागू कौन कर रहा था? लागू कर रहा था गवर्नर। ठीक है, तो उस समय तो अगर हम देखें कि एग्जीक्यूटिव के तौर पर हमको कौन दिख रहा है? सिर्फ गवर्नर। और लेजिस्लेचर के तौर पर हमको कौन दिख रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब यही कहानी आगे बढ़ेगी। देखिए हम देखेंगे इसको, हम दो फेज में बांट के पढ़े हैं। एक तो 1600 ईस्वी में जब कंपनी की स्थापना होती है, 1600 ईस्वी से लेकर के और 1857 ईस्वी तक। एक फेज तो ये रहा, एक फेज तो ये रहा, इसमें नियम कानून सब अलग थे। और उसके बाद फिर दूसरा फेज रहा 1858 ईस्वी में, जब क्राउन के हाथों में सारा शासन चला गया, 1858 से लेकर के और 1947 ईस्वी तक। दो फेजों में हम अगर देखें तो जो हमारे संविधान का जो निर्माण की प्रक्रिया है, दो फेजों में हो रही है। ठीक है, पहला तो आपका 1600 ईस्वी से लेकर 1857 तक, इसमें जितने भी चार्टर एक्ट वगैरह आए जितने भी चार्टर एक्ट वगैरह आए वो यहाँ पर। और ये जो चार्टर एक्ट हैं, जो पहला जो फेज है, फर्स्ट फेज, यहाँ पर भारत के लिए जो भी चार्टर एक्ट हैं उनकी स्थापना कौन कर रहा है? उनकी स्थापना कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? कंपनी के हैं ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही क्या कर रहे हैं? वही कंपनी के लिए कानून बना रहे हैं। चार्टर एक्ट मतलब कंपनी के लिए कानून। ठीक है, तो इस वाले फेज में 1600 से लेकर 1857 तक कंपनी के लिए सारे कानूनों का गठन कौन कर रहा था? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, और वो जो शेयर होल्डर है वो फिर बाद में पार्लियामेंट से उसको अप्रूव करा लेते थे। वो उनके लिए बहस का खेल था, क्योंकि पार्लियामेंट में मैंने कल आपको बताया था कि जो अपर हाउस है वहाँ पर सारे के सारे किसके व्यक्ति थे? इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग, जिनको ये लोग गिफ्ट वगैरह देते थे। तो ये जो भी ये लोग कानून बनाते थे उसको बस एक बार अप्रूव करा लेते थे पार्लियामेंट से। वो कोई इनके लिए बड़ा काम था नहीं। लेकिन फिर समस्या क्या हुई कि 1857 की क्रांति, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कंपनी का ये जो सारा कंपनी का क्षेत्र था ये सब डायरेक्ट किसके हाथों में चला गया? सारा अधिकार क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी कानून बनाएगा कंपनी के लिए, या फिर भारत के वो जो अधिकार वाले क्षेत्र हैं जिस पर कंपनी ने अपना क्या कर रखा है, इस वाले फेज में जिसमें कंपनी ने अपना अधिकार स्थापित कर रखा था, उन क्षेत्रों के लिए अब कानून कौन बनाएगा? 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन, यानी सीधे पार्लियामेंट। बात समझ आई? यानी इस वाले फेज में कानून कौन बना रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये सिर्फ अप्रूव करा ले रहे हैं पार्लियामेंट से केवल अप्रूवल ले रहे हैं बस। लेकिन अब इस वाले फेज में 1858 से 1947 वाले फेज में अब जो कानून है, कानून ही बनाएगी पार्लियामेंट। ठीक है, कानून ही कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। यहां पर कानून कौन बना रहा था? यहां पर कानून बना रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे चार्टर एक्ट जितने आएंगे जो कंपनी ने बनाए चार्टर एक्ट, भाई उससे भी तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और फिर बाद में हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम जो आया, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो लागू किए, भारत शासन अधिनियम।
ठीक है, इन सब चीज़ों के हम जिक्र करेंगे। आइए इनको दो फेजों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1599 ईस्वी में कुछ व्यापारी वर्ग थे, कुछ व्यापारी थे जिनमें से दो लोग मुख्य थे। एक का नाम था जॉन वाट और दूसरे थे जॉर्ज व्हाइट। जॉन वाट और जॉर्ज व्हाइट, ये दो व्यापारी थे जिन्होंने क्या किया, ये सबसे बड़े शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब कब स्थापना की, 1599 में स्थापना की ईस्ट इंडिया कंपनी की। जॉन वाट और जॉर्ज व्हाइट ने स्थापना हो गई 1599 में। उसके बाद ये उसको लेकर के कहाँ पहुँचे, ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के पास पहुँचे, मैं कहता हूँ पार्लियामेंट में पहुँचे। पार्लियामेंट में क्या हुआ, इनकी कंपनी को मोनोपोली देने के लिए, या फिर मैं अगर कहूँ कि एक संविधान, वो एक पावर दे देने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में परमिशन पास हो गई। उसके बाद फाइनली वो कहाँ पहुँचेगा, क्राउन के पास। जब क्राउन सिग्नेचर करेगी तभी तो कुछ भी एक्ट बनेगा। तो अब जो है ये जो कंपनी है, कंपनी तो बन तो गई थी 1599 में, लेकिन फिर बाद में फाइनली 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन ने एक चार्टर जारी करके इस कंपनी को क्या दे दिया, इस कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे दिए। भाई कंपनी बनाने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है ना पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की, लेकिन उस कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार देने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले उन्होंने उस कानून को पार्लियामेंट में, तो बाएं हाथ का खेल था इनका, पास हो गया, अपर हाउस इनकी थी। फाइनली वो माना कब से जाएगा, जब क्राउन उस पर सिग्नेचर कर देगी। तो कंपनी की स्थापना तो हो गई थी 1599 में, जॉन वाट और जॉर्ज व्हाइट ने किया। एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ के द्वारा जैसे ही इनके मोनोपोली राइट पर साइन किए गए, तो इनको तुरंत क्या मिल गया, एकाधिकार मिल गया भारत में व्यापार करने का। और कंपनी अब भारत चली आई, और भारत जब आई तो इसको स्टार्टिंग में तो खैर ये है कि ये तो छोटी बातें हैं कि 15 वर्षों के लिए इसको एकाधिकार मिला था। अब कंपनी 1600 ईस्वी में कंपनी को मोनोपोली राइट मिल गया, और कंपनी 1608 ईस्वी में कहाँ आ गई, भारत आ गई। ठीक है, तो दो तीन ये क्रम है, ये हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1599 में कंपनी की स्थापना हुई, जॉन वाट और जॉर्ज व्हाइट ने की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इनको दिया गया मोनोपोली राइट, ट्रेड मोनोपोली राइट, यानी कि व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि अब ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी भारत नहीं जा सकती व्यापार करने, सर्वे सर्व यही रहेंगे। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने एक चार्टर एक्ट पर साइन करके इनको व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। और स्टार्टिंग में ये एकाधिकार कितने समय के लिए मिला, 15 वर्षों के लिए। अब ये कंपनी कहाँ गई, 1608 ईस्वी में कंपनी भारत आ गई। ठीक, उसके बाद की कहानी कि फिर 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री, फिर 13 में सूरत में पहली फैक्ट्री, वो सब इतिहास का काम। अब देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कानून बना रहे थे, गवर्नर, भारत में गवर्नर अपॉइंट कर दिए जाते थे। अब वो गवर्नर वहाँ पर क्या कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराते थे, एक्सिक्यूट कराते थे। जो भी कानून बनाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्लियामेंट से वो अप्रूव होगा कानून, उसी कानून को जो गवर्नर्स हैं वो गवर्नर उसी कानून को एक्सिक्यूट करा देंगे। लेकिन फिर 1726 ईस्वी में पहली बार इसमें चेंजेस आए। ठीक है, 1726 में पहली बार चेंजेस आए, और इसमें कहा गया कि अब ये जो भारत के लिए जो कानून है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कानून बना रहे हैं, ये सही नहीं है। अब भारत के लिए कानून भारत में ही बनना चाहिए। ठीक है, तो 1726 में पहली बार इन 3 प्रेसिडेंसियों के लिए, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन 3 प्रेसिडेंसियों के लिए क्या हो गया, गवर्नर्स को ही कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अंतर सिर्फ क्या आया, अंतर सिर्फ यही आया कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कानून बना रहे थे, एक्सिक्यूट केवल कर रहे थे गवर्नर। अब उस क्षेत्र के लिए, अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, वहाँ के जो गवर्नर्स हैं वो गवर्नर ही कानून बनाएंगे। ठीक है, अंतर समझना है क्या, केवल क्या अंतर पड़ा। तो अब ये जो गवर्नर हैं ये अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाएंगे। तो एक गवर्नर यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। अब इसको थोड़ा सा लिखते हुए चलिए, मैं एक एक पॉइंट समझाता जाऊँगा, फिर लिखवाने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। लिखिए, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जॉन वाट एवं जॉर्ज व्हाइट तथा कुछ अन्य व्यापारियों द्वारा की गई, कुछ अन्य व्यापारियों द्वारा की गई, कुछ अन्य व्यापारियों द्वारा ब्रैकेट में लिख लेना 1599, कुछ अन्य व्यापारियों द्वारा 1599 में की गई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक आदेश पत्र के द्वारा, एक आदेश पत्र के द्वारा कंपनी को, एक आदेश पत्र के द्वारा कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। हाँ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। व्यापारिक ट्रेड मोनोपोली, एकाधिकार मीन्स होता है मोनोपोली, व्यापार मीन्स ट्रेड, ठीक है, ट्रेड मोनोपोली। तो इनको क्या हो गया, इनको 31 दिसंबर 1600 को व्यापारिक एकाधिकार। हाँ, एक पॉइंट वैसे तो ज़्यादा एक खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट ने इनको जो ये चार्टर एक्ट दिया उसके लिए इन्होंने लगभग 4 लाख पाउंड हर साल, यही बाद में विवाद की जड़ बनेगी जब मैं आपसे बात करूंगा पिट्स इंडिया एक्ट की, इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 4 लाख पाउंड का हम क्या देंगे, राजस्व देंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट को हम हर साल 4 लाख पाउंड का राजस्व देंगे। तो इनकी जो डील तय हुई ना इनको मोनोपोली राइट्स देने की, वो किस पे हुई थी, 4 लाख पाउंड राजस्व हर साल देने पर। और यही फिर ये राजस्व दे नहीं पाते 1772 में, जिसके कारण फिर के ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा इसको भी लिख लीजिए, 4 लाख पाउंड जो है प्रत्येक वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटेन की संसद को राजस्व देने पर डील तय हुई थी। ठीक है, चलिए लिखिए जैसे कि आगे, प्रारंभ में कंपनी के लिए कानून, प्रारंभ में कंपनी के लिए कानून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा बनाए जाते थे। प्रारंभ में कंपनी के लिए कानून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बनाए जाते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब निर्देशक मंडल। प्रारंभ में कंपनी के लिए कानून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बनाए जाते थे तथा उनको लागू कराने की जिम्मेदारी, तथा उनको लागू कराने की जिम्मेदारी, तथा उनको लागू कराने की जिम्मेदारी गवर्नर और उसकी समिति को थी, समिति की थी, और इसको लागू कराने की जिम्मेदारी गवर्नर और उसकी समिति को थी। ठीक है, इसकी मतलब मिनिस्ट्री, इसकी परिषद। तो कानून कौन बना रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक मंडल, और उसको जो है एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है गवर्नर और उसकी मिनिस्ट्री। अब लिखिए 1726 का नियामक कानून, 1726 का चार्टर एक्ट, या इसे हम बोलते हैं विनियमन कानून, नियामक कानून। 1726 का चार्टर एक्ट या विनियमन कानून। इस 1726 के विनियमन कानून में क्या कहा गया कि अब जो है जो कानून है भारत के लिए, वो वहीं भारत में ही उस प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर है वही बनाएगा। ठीक है, और लेकिन अभी भी क्या है, कानून तो बनाएगा गवर्नर,
लेकिन अभी इसके पास, गवर्नर के पास पूरी तरीके से इनफिनाइट पावर नहीं है। कानून तो बनाएगा गवर्नर, लेकिन इसको फिर भी अप्रूवल कराना पड़ेगा किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। डिफरेंस में, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कानून बना के भेज दे रहे हैं भारत, गवर्नर उसको क्या कर रहा है? गवर्नर सिर्फ उसको एक्सिक्यूट कर रहा है, बाकी कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब गवर्नर कानून बना रहा है, उसको अप्रूवल के लिए भेज रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें अप्रूव कर दे रहे हैं, यानी कि अभी भी वीटो पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर देंगे? अप्रूव कर देंगे, अप्रूव करके वापस भारत भेज देंगे, तो अब ये जो गवर्नर है क्या करेगा? इसको एक्सिक्यूट करेगा। तो लिख लीजिए 1726 का चार्टर एक्ट या विनियमन कानून। इस एक्ट के द्वारा बंगाल, मद्रास एवं बंबई, बंगाल, मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी के लिए, मुंबई, बंगाल एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर और उसकी परिषद को दे दिया गया। गवर्नर और उसकी परिषद को दे दिया गया। गवर्नर और उसकी परिषद को दे दिया गया और कहा गया कि भारत के लिए कानून, अब भारत में ही बनाए जाएंगे। ठीक, तो देखिए अब इसका मायने समझिए क्या है। 1726 के चार्टर एक्ट से पहली बार ऐसा हुआ कि जो गवर्नर है, गवर्नर लेजिस्लेचर के रूप में भी काम कर रहा है। ये बात समझ में आई? क्या इसका मायना है? अभी तक 1726 से पहले क्या था? गवर्नर, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर हमें एग्जीक्यूटिव के रूप में दिख रहा था। एग्जीक्यूटिव मतलब सिर्फ कानून को क्या कर रहा था? फॉलो करा रहा था, एक्सिक्यूट कर रहा था। लेकिन 1726 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार क्या हुआ कि गवर्नर जो है लेजिस्लेचर के रूप में भी दिख रहा है। भाई गवर्नर कानून बना रहा है ना, ठीक है, यानी कि गवर्नर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, उसकी जो परिषद है गवर्नर की, ठीक है, तो गवर्नर और उसकी जो परिषद है वो मिल करके क्या कर रहे हैं? मिल करके कानून बना रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर गवर्नर और परिषद को मिल करके हमने क्या कहा? लेजिस्लेचर, और यहाँ पर अगर हम कहें एग्जीक्यूटिव में सिर्फ क्या हो जाएगा? गवर्नर हो जाएगा। नहीं बात समझ आई? अभी तक गवर्नर, सिर्फ गवर्नर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, दोनों केवल कार्यपालिका थे। अब यहाँ पर चेंजेस क्या आ गया 1726 के चार्टर एक्ट से कि गवर्नर और उसकी परिषद क्या हो गई? लेजिस्लेचर हो गई, क्योंकि अब ये कानून बना रहे हैं और कानून बनाने वाली संस्था क्या कहलाएगी? विधायिका। तो ये क्या हो गई? ये हो गया विधायिका, गवर्नर और उसकी परिषद। ये तीनों प्रेसिडेंसी के लिए है। यहाँ का भी गवर्नर होगा और प्लस गवर्नर की क्या होगी? परिषद होगी। यहाँ पर भी गवर्नर होगा और गवर्नर की परिषद होगी, और यहाँ पर भी गवर्नर और उसकी क्या होगी? परिषद होगी। ये दोनों मिल करके जब कानून बनाएंगे, गवर्नर और परिषद, तो किसके तरीके कार्य करेंगे? ये लेजिस्लेचर के रूप में। और जब वो कानून बन जाएगा तो उस कानून को फिर ये कहाँ भेजेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर देंगे? अप्रूवल देंगे, ठीक है। मतलब कि वीटो पावर किसके पास है? वीटो पावर अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार भारत का जो गवर्नर है, पहली बार विधायिका के रूप में किस चार्टर एक्ट के तहत कार्य करना उसने स्टार्ट किया? यानी विधायी शक्तियां भारत के गवर्नर को किस चार्टर एक्ट के द्वारा मिली? तो 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो अभी यहां पर गवर्नर विधायिका के रूप में भी कार्य कर रहा है और एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम कर रहा है, ठीक। अपने प्रेसिडेंट को देखिए ना, जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का अंग कहलाता है, तो यानी कि वो कानून भी बना रहा है और साथ ही साथ उसको एग्जीक्यूट भी कराता है, ठीक है। तो यहां पर पहली बार क्या हो गया? गवर्नर हमको विधायिका और कार्यपालिका दोनों के रूप में दिख रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया 1726। अच्छा, अभी लिखे नहीं गया इसको? अच्छा ठीक है, लिखिए। अभी तक मैंने 1726 के चार्टर एक्ट में कुछ भी नहीं लिखवाया क्या? लास्ट लाइन क्या लिखवाई है? हाँ ठीक है। अब भारत के लिए कानून भारत में ही बनेगा
अगले इसी के साथ लिखिए, प्रेसिडेंसी का गवर्नर, प्रेसिडेंसी का गवर्नर, देखिए 3 प्रेसिडेंसियां हैं, बंगाल, मद्रास और बंबई, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपनी परिषद के साथ मिलकर, प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपनी परिषद के साथ मिलकर, प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपनी परिषद के साथ मिलकर अपनी प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाएगा। प्रेसिडेंसियों का गवर्नर अपनी परिषद के साथ मिलकर अपनी प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाएगा, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी लेनी होगी, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी लेनी होगी। परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी लेनी होगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वीटो पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। लिख लीजिए, अतः वीटो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शॉर्ट में BOD लिख लीजिएगा, B.O.D, अतः वीटो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही होगी। वीटो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही होगी। इस एक्ट के द्वारा हमें पहली बार, इस एक्ट के द्वारा हमें पहली बार गवर्नर, इस एक्ट के द्वारा हमें पहली बार गवर्नर, विधायिका एवं कार्यपालिका, इस एक्ट के द्वारा हमें गवर्नर पहली बार विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों रूपों में कार्य करता दिखाई देता है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों रूपों में दिखाई देता है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों रूपों में दिखाई देता है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ इस ग्राफ को बना लो, ज़्यादा सही है। गवर्नर प्लस परिषद, लेजिस्लेचर, और सिर्फ गवर्नर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इस शॉर्ट में लिख लीजिए, गवर्नर, जो जितनी मैंने कहानी आपको लिखवाई इतने वर्डों में, उसको बिल्कुल समराइज करके ऐसे लिखा जा सकता है, गवर्नर प्लस परिषद मिलकर क्या कहलाएंगे? लेजिस्लेचर, और सिर्फ गवर्नर क्या कहलाएगा? सिर्फ गवर्नर कहलाएगा एग्जीक्यूटिव। यहां तक किसी को कोई शंका है, कोई डाउट? ठीक है। अभी तक क्या हुआ? अभी तक भारत में चूँकि व्यापार करने कंपनियाँ आई, क्षेत्रों पर अधिकार कर ली, जहाँ जहाँ उन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाए वहाँ पर अधिकार कर ली, तो अब उस क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाने लगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कानून कौन बना रहा है? कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बना रहे हैं, पार्लियामेंट से अप्रूव करा रहे हैं, गवर्नर को भेज रहे हैं, गवर्नर उसी के हिसाब से एक्सिक्यूट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, केवल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है बस। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? प्रशासन चला रहा है बस। लेकिन 1726 में क्या हुआ? अब वहाँ पर जो है पार्लियामेंट ने ये बात उठाई कि भैया भारत के लिए शासन हो रहा, कानून बन रहे हैं टोटल कहाँ? ब्रिटेन में। तो ऐसा करते हैं कि भारत में ही गवर्नर को ही कुछ शक्तियाँ दे दिया जाए। गवर्नर को शक्तियाँ दे दी गई। इस समय तक 3 ही प्रेसिडेंसियाँ बनी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी थी। यही आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम बनाए हुए थे। इन तीनों में ही गवर्नर थे और परिषद थी। 24 सदस्य सबके पास परिषद थी। एक गवर्नर, 24 सदस्य इनकी काउंसिल थी। कह दिया गया कि अब गवर्नर और 24 सदस्य जो काउंसिल है वही कानून बनाएंगे। 1726 से भी कानून बनाने लग गए, बस अप्रूवल किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। वीटो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। इतनी चीज़ें क्लियर। अब देखिए 1772 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी चूँकि हर साल 4 लाख पाउंड दे रही थी, 4 लाख पाउंड देने के लिए वचनबद्ध थी। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है,
हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आप ऐसा करिए, आप हमें चूँकि व्यापार अपना मेंटेन करना है, हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए आप 10 लाख पाउंड का आप हमको कर्ज दीजिए। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा यार ये तो जो है भाई तुम इतना, एक तो तुम्हें हमने क्या दिया है, ट्रेड मोनोपोली दे रखी है, और अब तुम 4 लाख पाउंड भी नहीं दे, साथ में हमसे भी 10 लाख पाउंड मांग रहे हो। तो पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, पार्लियामेंट ने 1772 में इनके ऊपर कराया ऑडिट, इनके लेखा की अकाउंट्स की जांच कराई। जब अकाउंट्स की जांच कराई तो पता चला कि भाई जो कंपनी है, कंपनी तो है लॉस में, कंपनी क्या है, कंपनी है लॉस में, लेकिन जो इसके ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये सब के सब प्रॉफिट में हैं। ये ब्रिटेन से गए थे खाली हाथ, और अब जब ये ब्रिटेन वापस आ रहे हैं भाई वहाँ पे सेवाएं दे करके, तो यहाँ आकर के तुरंत जो है बंगला वंगला सब खरीद ले रहे हैं, बहुत पैसा हो जा रहा है। तो आखिर कहाँ से आ रहा है, जब कंपनी लॉस में है, इतनी इनकी सैलरी है, तो कहाँ से? तो पता चला कि जो है जो ऑफिसर्स हैं ये सब प्रॉफिट में हैं। क्यों प्रॉफिट में हैं? क्योंकि ये अपना इंडिविजुअली ट्रेड करते हैं वहाँ पर भारत में। कल मैंने 1717 के फरुख सियर के मैग्ना कार्टा की बात की थी। फरुख सियर ने क्या किया था, एक मैग्ना कार्टा, एक जो है व्यापारिक पत्र, अधिकार पत्र दे दिया था फरुख सियर ने। उस समय कौन था फरुख सियर? फरुख सियर उस समय मुगल सल्तनत में शासक था, फरुख सियर 1717 में। ठीक है, तो फरुख सियर ने क्या किया, फरमान इनको एक वो दे दिया, व्यापारिक एक पत्र, कि इसको आप लेकर के कहीं पर भी अपना माल लेकर के जाइए, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसी अधिकार पत्र, उसी मैग्ना कार्टा की ही सब लोग क्या करने लगे, सब दुरुपयोग करने लग गए। क्योंकि मिला था कंपनी के लिए कि कंपनी को कहीं भी टैक्स नहीं देना, लेकिन उसका जो है इस्तेमाल कौन कर रहे थे, सारे जो अधिकारी हैं अपने इंडिविजुअली ट्रेड के लिए। ठीक है, तो अब जब कंपनी ने देखा कि पार्लियामेंट ने देखा कि यार ये तो बड़ी समस्या है, कंपनी लॉस में है और उसके कर्मचारी प्रॉफिट में है, तो इसी चीज़ों पर नकेल कसने के लिए, इसी पर सुधार करने के लिए 1773 का क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्यों आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो आप क्या बताएंगे कि 1772 में जब कंपनी के अकाउंट्स की जांच हुई तो उसमें जो भ्रष्टाचार वगैरह का जब पता चला, उसी को रोकने के लिए 1773 में क्या है, अरे रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट आया। लिखिए अब इसमें कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं इसको, रेगुलेटिंग एक्ट को। एक्चुअली में क्या है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये एक तरीके से सुधार करने के लिए आया था, सुधार करने के लिए आया। तो इसमें कुछ सुधार किए गए इंपॉर्टेंट, जैसे कि सबसे बड़ा जो सुधार रहा इसमें, ये कहा गया कि चूंकि प्रेसिडेंसियाँ 4 हैं, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, कहा गया तीनों ही प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर थे। कह दिया गया कि जो ये कलकत्ता का गवर्नर होगा, अब यही क्या कहलाएगा, अब यही कहलाएगा गवर्नर जनरल। क्या कहलाएगा? अभी तक तीनों की ही शक्तियाँ इक्वल थी, चाहे वो कलकत्ता का हो, चाहे मद्रास का हो, चाहे बॉम्बे, तीनों की शक्तियाँ इक्वल, तीनों अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। लेकिन यहाँ से कह दिया गया कि अब शक्ति का क्या करना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। तो इन्होंने कह दिया कि अब ये जो कलकत्ता का गवर्नर है, ये अब आज से कहलाएगा कलकत्ता का गवर्नर जनरल, और ये दोनों जो प्रेसिडेंसियां हैं ये अब इसके अधीन कर दी गई। गवर्नर का पद यहां पर भी होगा, लेकिन अब गवर्नर मैं कह दूं जैसे कि ये डीएम हो गया और ये एसडीएम हो गए, गवर्नर यहां पर भी है, लेकिन अब गवर्नर की शक्तियां कम कर दी गई। कह दिया गया कि अब बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों के लिए भी कानून कौन बनाएगा, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाएगी। और इन दोनों को सिर्फ क्या करना है, अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों में उस कानून को एक्सक्यूट करना है, और एक्सक्यूट करने के बाद ही रिपोर्ट किसको देनी है, इसको देनी है। मतलब कि इसको क्या कर दिया गया, इसको हेड बना दिया गया। यही आपसे कहता है गवर्नर यहाँ पर था, गवर्नर था यहाँ पर, लेकिन इसी गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया। 10 लाख का पाउंड ये मतलब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मांगा गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मांगा गया था। भाई 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी चूँकि हर साल 4 लाख पाउंड दे रही थी पार्लियामेंट को टैक्स के रूप में, कि आपने हमको एकाधिकार दिया तो 4 लाख पाउंड आपको हम हर साल देंगे अपने प्रॉफिट में से, हर साल दे रही थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। 1772 में उसने हाथ खड़े कर दिए 72 में कि हमारे पास पैसा ही नहीं, हम कहाँ से दें आपको 4 लाख पाउंड, और 4 लाख पाउंड तो हम आपको दे ही नहीं सकते, साथ ही में आप हमको 10 लाख पाउंड दीजिए ताकि हम अपना व्यापार जारी रख सकें।
भाई व्यापार करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो इन्होंने ऊपर से ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही कर्जा मांग लिया, यानी कि ब्रिटेन की सरकार से ही, ब्रिटेन की सरकार से ही कंपनी ने कर्जा मांग लिया। तो सरकार जो है तुरंत टेंशन में किया, तुम तो इतना कमा रहे हो, हाँ, और अचानक से तुम कह रहे हो पैसा भी नहीं है और साथ में कर्जा मांग रहे हो, तो अकाउंट्स की जांच करा ली इनने, ठीक है। उससे जो है सब पोल पट्टी खुल गई। तो अब जो है यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तुरंत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि भाई अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही जिम्मेदारी है ना पूरा संचालित करना उस कंपनी को, ठीक है। तो तुरंत पार्लियामेंट ने नकेल कसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुरंत क्या कर दिया, तुरंत रिफॉर्म्स लाने चालू किए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या लेकर के आए, ये कभी भी ये ना कहना कि पार्लियामेंट लेकर के आया है, ये अभी तक के जो 1858 से पहले तक के जो भी कानून आएंगे कौन लेके आएगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं है भाई। रिलायंस इंडस्ट्री है, वो कहीं पर भी व्यापार करेगी तो उसके लिए डिसीजन कौन लेगा, कानून कौन बनाएगा, जो रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है, मुकेश अंबानी वगैरह और जो भी उसके बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होंगे, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी क्या। अचानक से जो है इंडियन गवर्नमेंट एक दिन उठे मोदी जी और कह दे आज से हम रिलायंस इंडस्ट्री का क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का अचानक से मोदी सरकार क्या कर ले, अधिग्रहण कर ले। और तो अब कानून कौन बनाएगा, अब मोदी सरकार कानून बनाएगी। बस यही चीज़ है यहाँ पर। अभी तक कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या है, ये एक निजी कंपनी थी, ये क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। और यही सबसे बड़ा कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी के इतने सक्सेस होने का। अन्य भी तो कंपनियाँ आई, फ्रेंच भी तो आई, लेकिन क्या है, फ्रेंच जो कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी, पुर्तगाली जो कंपनी थी वो सरकारी और निजी मिला करके थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, इसलिए वो भी इतनी सक्सेस नहीं हो पाई। फ्रांसीसी कंपनी तो टोटल गवर्नमेंट कंपनी थी, सरकार के द्वारा नियंत्रित, तो वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई। सबसे ज़्यादा कौन टिकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसने कमाया, सबसे ज़्यादा ये टिकी, क्योंकि ये क्या थी, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत में सोचिए कंपनी है आई थी भारत में व्यापार करने, और ये कंपनी जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री जाए, अब सऊदी अरब में जो है उसने मान लीजिए अरामको के साथ वो कर लिया, अब वो धीरे से वो गल्फ कंट्री में घुस जाओ, धीरे धीरे क्या करे, उन क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित कर ले रिलायंस। यही चीज़ है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, आई थी व्यापार करने, लेकिन क्या हो गया, धीरे से उसने वहाँ पर अपना अधिकार जमाना चालू कर दिया, धीरे से राजनीति में हस्तक्षेप चालू कर दिया। अब रिलायंस इंडस्ट्री ही अपने किसी व्यक्ति को वहाँ का सांसद विधायक बनवा दें, उस क्षेत्र में क्या करें, अधिकार चालू कर दें। तो यही सब चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो अभी तक ये सारे के सारे जो एक्ट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट वगैरह कौन जारी कर रहा है, कंपनी जारी कर रही है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बस ये है कि उनके ऊपर प्रेशर है पार्लियामेंट। अब भाई, अब रिलायंस इंडस्ट्री के अपने मन से कुछ भी जारी कर देगी क्या, कोई भी कानून बनाएगी क्या, नहीं बनाएगी कानून रिलायंस इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक नियंत्रण किसका होगा, पार्लियामेंट का, सरकार का। बात समझ में आ रही है ना, दोनों को थोड़ा सा डिलीट करते हुए चलिए हर चीज़ को। अब देखिए 1773 में वही गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, और इन दोनों प्रेसिडेंसियों को उसके अधीन कर दिया गया कि अब इस पर जो भी कानून है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी, आप लोग सिर्फ उसको लागू करेंगे। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई कलकत्ता में, ठीक है। इसी 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होने के पीछे भी यही कारण है, क्योंकि एक तो जो प्रेसिडेंसी है वो कौन सी हो गई, गवर्नर जनरल की प्रेसिडेंसी हो गई बंगाल, और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बनाने के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि जो 1772 में जो भ्रष्टाचार निकल के बाहर आया, तो अब ये हुआ कि भाई इसके लिए ये जो सारे अधिकारी हैं, चूंकि ये इसलिए अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि भारत में कोई भी न्यायपालिका ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे ऊपर पहली बात तो भारत में कुछ चलेगा नहीं, कोई भी केस अगर चलेगा तो ब्रिटेन में चलेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ से वहाँ जाएगी बात, फिर वहाँ। तो ये कह दिया गया कि इन सब के लिए, इन सब पर नकेल कसने के लिए भारत में ही एक न्यायपालिका का गठन किया जाए। और उसी के फलस्वरूप कलकत्ता में क्या आ गई, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए इस पॉइंट को, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिखिए। 1772 में
पार्लियामेंट के द्वारा 1772 में पार्लियामेंट के द्वारा जब कंपनी के खातों की जांच की गई, 1772 में पार्लियामेंट के द्वारा जब कंपनी के खातों की जांच की गई तो कंपनी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। ठीक है, तो कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। इसी कारण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसी कारण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, इसी कारण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसके आगे लिखिए, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा बॉम्बे एवं मद्रास को भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अतः अब बंगाल का गवर्नर जनरल ही बंगाल, मद्रास एवं बंबई के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल ही बंगाल, मद्रास एवं बंबई के लिए कानून बनाएगा। ठीक, परंतु बंगाल के गवर्नर जनरल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अनुमति लेनी होगी। परंतु गवर्नर जनरल को अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेनी होगी। ठीक, मतलब अभी भी गवर्नर जनरल को ना उस समय असीमित अधिकार प्राप्त थे जब तीनों के अलग अलग थे, और ना ही गवर्नर जनरल बन गया तो इसको अभी भी असीमित अधिकार प्राप्त हैं। अभी भी ये कानून बनाएगा, लेकिन कानून को अप्रूव अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही करना पड़ेगा। यानी कि फाइनल वीटो अभी भी किसके पास है? 1726 में भी थी, 1773 में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कि इस वीटो पावर का भी स्थानांतरण होगा। अब देखिए यहाँ पर चेंजेस और क्या किए गए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कह दिया गया कि एक तो क्या होगा, एक तो होगा गवर्नर जनरल और प्लस 4 इसकी मेंबर ऑफ काउंसिल होगी। 4 क्या होंगे? 4 मेंबर ऑफ काउंसिल होंगे। और ये जो मेंबर ऑफ काउंसिल हैं, इनका जो नॉमिनेशन करेगा वो करेगा ब्रिटिश क्राउन। इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे पॉलिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है। ठीक है, तो देखिए अभी गवर्नर जनरल था, अब गवर्नर जनरल के साथ क्या कर दिया गया, 4 मेंबर ऑफ काउंसिल भी जोड़ दिए गए और उनका नॉमिनेशन कौन कर रहा है?
उनका नॉमिनेशन कर रहा है क्राउन। यानी कि अब ये जो पांचों लोग हैं, एक गवर्नर और प्लस 4 ये, अब ये 5 लोग मिलकर क्या करेंगे, ये 5 लोग मिल करके कानून बनाएंगे। मैंने कहा ना गवर्नर जनरल क्या कर रहा है, कानून बना रहा है ना गवर्नर जनरल। तो उस गवर्नर जनरल के लिए क्या कर दिया गया, एक गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर ऑफ काउंसिल, जिनका नॉमिनेशन कौन कर रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही है। अब ये पांचों लोग मिल करके कानून बनाएंगे। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एक तरीके से लेजिस्लेचर के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में विधायिका जो है, विधायिका के रूप में हमको दिखाई दे रहा है गवर्नर जनरल प्लस 4 उसके मेंबर ऑफ काउंसिल, उसकी मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य, और उनको जो है उनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, मनोनयन ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, चलिए ये हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्यों को शामिल किया गया। 1773 के इस एक्ट से गवर्नर जनरल की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में, गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद में, गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद में 4 सदस्यों को शामिल किया गया, 4 सदस्यों को शामिल किया गया, जिनका मनोनयन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल हो गए यहाँ पर, और प्लस 4 मेंबर ऑफ काउंसिल के सदस्य हो गए, इसकी काउंसिल के 4 सदस्य हो गए। अब ये 5 सदस्य हो गए, 5 सदस्य मिलकर कानून बनाएंगे। जब ये पांचों मिलकर कानून बनाएंगे तब ये क्या कहलाएंगे, लेजिस्लेटिव कहलाएंगे, विधायिका। और जब ये कानून बन जाएगा तो उस कानून को लागू कौन करेगा, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल क्या कहला रहा है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज़, जब भी ये लोग कोई भी कानून बनाएंगे तो इनको क्या करना है, इनको ये भेजेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको भेजेगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का गृह मंत्रालय है उसके पास। अब वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के गृह मंत्रालय ने अप्रूव किया, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया, तब जाके कानून भारत आया। नाम है कि इनने बनाया, लेकिन अप्रूवल कौन दे रहा है, फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी गृह मंत्रालय उसको अप्रूव कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हाँ, अब आगे लिखिए इसको। इस एक्ट के तहत 1774 में, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, लिख लो इनका नाम, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ठीक है, चलिए इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हाँ एलिजा एम्पे, हाँ चीफ सीजेई, ये अपॉइंट किया गया था वहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही। भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट कर रहा है ना इनको, तो ये जो है न्यायपालिका किसका, वैसे भी न्यायपालिका किसका वो है,
फंक्शन है, तो ये तो पार्लियामेंट का है ना, तो पार्लियामेंट ही इनके ऊपर चूंकि फाइनली जो इनके मॉनिटरिंग कर रही है, नियंत्रण रख रही है, कौन रख रही है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो उसी ने क्या किया, उसी ने जो है न्यायपालिका का गठन भी कराया और उसका अपॉइंटमेंट भी किया। ठीक है, ये न्यायपालिका जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बस की बात नहीं है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ही सब करेगी। ठीक, न्यायपालिका तो वैसे भी केंद्र का ही विषय है ना। ठीक है, चलिए आप लिखिए 1781 एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ 1781। जो 1781 का जो एक्ट है इसमें क्या किया गया? अच्छा, 1773 के एक्ट में पहले समझिएगा। 1773 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी गई थी। 1773 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दी गई थी? कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी गई थी। यानी कि ये अगर गवर्नर जनरल कोई कानून बना रहा है तो उस कानून को भी रद्द कर सकता था सुप्रीम कोर्ट। जो भी रेवेन्यू से संबंधित जो भी केस हैं उनकी भी सुनवाई कर सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट अब चूंकि वो एक स्वतंत्र संस्था है तो सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ पे इसमें क्या कर रही थी? अपना हस्तक्षेप कर रही थी। तो 1781 का जो एक्ट आया वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने के लिए लाया गया। 1773 में तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आया, लेकिन 81 में जो आया वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने के लिए लाया गया और कहा गया कि अब से सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाएगी या फिर जो गवर्नर्स हैं अन्य प्रेसिडेंसी के, ना तो गवर्नर जनरल और ना ही जो अदर गवर्नर्स हैं, इनके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे रही है तो भारतीयों के जो धर्म है उसको ध्यान में रखते हुए देगी, यानी कि धार्मिक भावनाएं ना आहत हों, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट देगी। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट अब राजस्व से संबंधित किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो लिखिए 1781 का एक्ट। सर आप पूरा 1773 सुप्रीम कोर्ट को मैन पावर दे दी। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भाई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई। सुप्रीम कोर्ट फिर गठन कब हुआ? 1774 में। भाई पावर तो उसको 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से मिली ना सुप्रीम कोर्ट को, तो पावर सुप्रीम कोर्ट को मिली है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा ही, ठीक है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी, तो 1781 में क्या किया गया? इसकी पावर को कम किया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहले हो चुकी है 73। कोई भी एक्ट आएगा, एक्ट आ जाना और उसका रेगुलेट हो जाना दोनों में अंतर है। ठीक है, मतलब उसको जो है उसको एक्सक्यूट हो जाना, दोनों में अंतर है। कोई भी मान लीजिए अगर जीएसटी का कानून आया तो पहले बन गया, लेकिन एक्सक्यूट हुआ कुछ दिनों बाद में। ऐसा थोड़ा कि आज ही बना, आज ही से एक्सक्यूट कर दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात की गई थी कि हम एक सुप्रीम कोर्ट का गठन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को हम ये पावर देंगे। वो सारी बातें थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन उसको जमीनी स्तर पर आते आते समय क्या हो गया? 1774। ठीक है, तो एक्चुअली में उसकी स्थापना तो हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन उसको उसकी स्थापना होते होते 1774 हो गया, एक साल बाद स्थापना हो पाई। ठीक है, चलिए 1773 का एक्ट लिखिए। हाँ 81 1781 का एक्ट, एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कटौती की गई। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कटौती की गई। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कटौती की गई एवं सुप्रीम कोर्ट अब ईस्ट इंडिया कंपनी और सुप्रीम कोर्ट अब ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर्स एवं गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एवं सुप्रीम कोर्ट अब ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि एक तरीके से हम अगर ऐसे बोल दें कि अब गवर्नर जनरल और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ठीक है, इन तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारता क्षेत्र है उससे क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए।
एवं अगले पॉइंट में है सुप्रीम कोर्ट अब भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए न्याय या निर्णय देगा, बिना ठेस पहुंचाए निर्णय देगा। बिना ठेस पहुंचाए निर्णय देगा। तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट, राजस्व की अधिकारिता को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ठीक है। तथा बिहार एवं उड़ीसा के लिए राजस्व संबंधी विधि का निर्माण भी अब गवर्नर जनरल द्वारा किया जाएगा। विधि का निर्माण भी अब गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक, ये हो गया 1781। अब देखिए फिर वही समस्या 1782 में आ गई। एक बार फिर से कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अब इस बार जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने सोचा, या मैं कह दूं जो ब्रिटेन की सरकार है उसने सोचा कि ये हर बार का कंपनी का ये नौटंकी हो गई है। एक तो हमने इनको मोनोपोली राइट दे रखा है, ये हर बार ही कहते हैं पैसा नहीं है, तो अब क्या किया जाए, इनके मोनोपोली राइट को धीरे धीरे क्या किया जाए, कम किया जाए। और 1782 में जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने तुरंत ही एक बिल लेकर के पार्लियामेंट में कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त किया जाए और ब्रिटेन की और भी कंपनियों को भारत और जो दक्षिण पूर्वीय एशियाई देश हैं इन पर व्यापार करने के लिए छूट दे दी जाए। तो अब जैसे ही बिल कहाँ आया, पार्लियामेंट में आया, लोकसभा में तो ये बिल पास हो गया, क्योंकि लोकसभा में क्या है, लोकसभा में तो सरकार का ही बहुमत होगा, भाई प्रधानमंत्री लाए तो प्रधानमंत्री की ही पार्टी का बहुमत होगा, तो लोकसभा में ये बिल पास हो गया। लेकिन राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में ये बिल गिर गया, पास हो नहीं पाया। अब पास नहीं हो पाया तो ये जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, इन्होंने सरकार भंग कर दी, इस्तीफा पद ही छोड़ दिया। और आप लोग जान ही रहे हैं कि अपर हाउस में क्यों नहीं बिल पास हो पाया। भाई वहाँ पर हम लोकसभा और राज्यसभा नहीं कहेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा की कोई जगह नहीं है, वहाँ पर है लोअर हाउस एंड अपर हाउस। जो लोग कल नहीं आए थे उनको मैं बता दूँ कि चूंकि हम लोगों ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है कहाँ से काफ़ी हमारा मैच करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसमें भी दो सदन होते हैं, एक तो आपका क्या हो गया लोअर हाउस और दूसरा क्या होता है अपर हाउस। ये बिल्कुल लोअर हाउस से ही प्रेरित है हमारा क्या, लोकसभा, लोअर हाउस से ही हमारा क्या है प्रेरित, लोकसभा, और अपर हाउस से प्रेरित है हमारा राज्यसभा। ठीक है। तो अब जो है लोअर हाउस में तो क्या है, लोअर हाउस में तो इलेक्टेड मेंबर सब होते हैं, लोअर हाउस में सब क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे, लेकिन अपर हाउस में सारे के सारे क्या होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिनको ब्रिटिश क्राउन ने नॉमिनेट किया हो। तो इसमें अपर हाउस में सारे के सारे वही ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट, यानी एलीट क्लास के लोग होंगे, उच्च वर्ग वाले। ठीक है। और ये उच्च वर्ग वाले लोगों को ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या कर रही थी, ये घूस देती थी, और घूस देती थी तो अपने लिए जो कानून वगैरह सब यहाँ से पास करा लेती थी अपने मन मुताबिक। ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये प्रधानमंत्री जो थे तत्कालिक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली राइट्स को कम करने के लिए जब ये बिल लेकर के आए यहाँ पर, तो बिल लोअर हाउस में तो पास हो गया क्योंकि यहीं कर ये इनकी जो है जो पार्टी थी वो बहुमत में थी, लेकिन अपर हाउस में क्या है, चूँकि ये लोग खाए हुए थे इनका पैसा, तो अब नमक
हलाली तो करेंगे ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बिल को जो है पास नहीं कराया, रद्द कर दिया। और जैसे ही रद्द कर दिया तो इन्होंने प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब 1782 में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। 1783 में नए प्रधानमंत्री चुने गए, लॉर्ड पिट्स। 1783 में लॉर्ड पिट्स नए प्रधानमंत्री चुने गए। अब जब प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट्स चुने गए, अब ये भी देख रहे, इनके भी दिमाग में यही चल रहा था कि ये जो है कंपनी अब पैसे नहीं एक भी दे रही। तो इन्होंने भी कहा कि इस कंपनी के अब पर कतरने पड़ेंगे, ज़रूरी है, यानी इसके एकाधिकारों को कम करना है। लेकिन ये भी देख रहे थे ये कि एक बार मेरे जो उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये करके देख लिया था और आखिरकार क्या हुआ, सरकार ही उनकी गिर गई। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक रूप से धीरे धीरे करके इनके एकाधिकारों को कम करते रहना पड़ेगा, ख़त्म नहीं करना, कम करना है। और कम करते करते इतने कम कर दो कि अपने आप खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने 1784 में एक एक्ट लेकर के आए और इस एक्ट को कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। एक्चुअली में ये भी क्या है, देखिए ये भी एक चार्टर एक्ट ही है, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ गया कंपनी के लिए, ठीक है। अब देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें क्या है, इस पिट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषता है। हम लोग देख रहे हैं अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, अभी तक सिर्फ क्या थे, सर्वेसर्वा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यही क्या कर रहे थे, यही जो व्यापार संबंधी जो कानून है वो भी यही बना रहे थे, राजनीति संबंधी कानून भी यही बना रहे थे। भाई कंपनी, अब यहाँ तक कंपनी इस समय तक आते आते कंपनी ने देखा नहीं, राजनीति में भी घुस गई, प्लासी का युद्ध भी लड़ लिया, बक्सर का भी लड़ लिया, ठीक है, फ्रांसीसियों को भी खदेड़ दिया, डच को भी खदेड़ दिया। तो अब कंपनी एक छत्र वहाँ पर हो चुकी थी, यानी कंपनी ने अपना बहुत बड़ा एक साम्राज्य भी स्थापित कर लिया था। तो सीधी सी बात है कि अभी तक, इससे पहले तो 1757 से पहले तो कंपनी सिर्फ क्या कर रही थी, व्यापार संबंधी कानून बना रही थी, लेकिन अब कंपनी राजनीति संबंधी भी कानून बनाने लगेगी, क्योंकि अब तो क्षेत्र भी तो पॉलिटिकल रीजन्स भी तो उसके कब्जे में आ गए। तो अब यहाँ पर पिट्स ने क्या किया, इसका रास्ता निकाला। इन्होंने कहा सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को कम करिए, ठीक है। अब पावर कम कैसे होंगी, अभी तक तो पॉलिटिकल एंड जो रेवेन्यू संबंधी दोनों राइट्स इनके पास थे। इन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये अपने पार्लियामेंट में ये बात रखी कि आखिरकार कंपनी भारत में गई क्यों थी, मेन कारण क्या था भारत में जाना, उनका मेन उद्देश्य क्या था, मोटिव, मेन उद्देश्य था उनका व्यापार करना, ठीक है। पिट्स ने क्या कहा कि कंपनी भारत में गई तो थी व्यापार करने, लेकिन अब वो क्या कर रही है, कंपनी अब वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रही है, यानी कि वो एक बिल्कुल सरकार की तरह काम करने लग गई। तो ये तो सीधे सीधे ब्रिटेन की सरकार को चुनौती है कि कंपनी जाकर के अपना शासन चला रही है, तो ब्रिटेन की सरकार को क्या चुनौती है। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स है ना, तो इन्होंने कहा कि इनके पास सिर्फ अधिकार क्या होना चाहिए, इनके पास सिर्फ व्यापारिक अधिकार होना चाहिए, यानी कि व्यापारिक कानून बनाने का अधिकार, ट्रेड संबंधी जो भी इकोनॉमिकल संबंधी अधिकार हैं, कानून बनाने का अधिकार, वो किसके पास होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। और इन्होंने कहा जो भी राजनीति से संबंधित अधिकार है वो किसके पास होना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए ब्रिटिश सरकार का। और इन्होंने तुरंत पार्लियामेंट के ही कुछ सदस्यों को मिला करके एक बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये निर्देशक मंडल है, ये नियंत्रक मंडल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये किसके हैं, ये कंपनी के हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, इसमें सारे सदस्य सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ सांसदों को मिला करके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ सांसदों को मिला करके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया, एक अलग पैरेलल, बिल्कुल इनके बिल्कुल पैरेलल एक और संस्था, ठीक है। और इनको अधिकार कहे के दिए गए, इनको अधिकार दिए गए राजनीतिक, यानी राजनीति से संबंधित कोई भी कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यानी शक्तियों का विभाजन हो गया कि नहीं हो गया। तो हमें यहाँ पर द्वैध शासन देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ड्यूल पावर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल गई, पैरेलल, एक तरीके द्वैध शासन जैसा हमको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल गया पहली बार। तो अगर आपसे एग्जाम में कहीं पूछा जाए, बताइए सबसे पहले द्वैध शासन का प्रारूप किस एक्ट के तहत आया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग, वो अलग कानून बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अलग कानून बना रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कहाँ के सदस्य हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सारे सांसद हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति का विभाजन हो गया, पहली बार शक्ति का विभाजन कहाँ देखने को मिला? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। लिखिए लिखिए डालिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। का पिट्स इंडिया एक्ट लिखिए। लॉर्ड पिट्स जो कि 1783 में प्रधानमंत्री बने, इन्होंने कंपनी की शक्तियों को कम करने एवं कंपनी के एकाधिकार को सीमित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही समानांतर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया। अब इस तरीके से लिख लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक क्रियाकलाप संबंधी कानून और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक क्रियाकलाप संबंधी कानून। इसको लैंग्वेज में लिखाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब दोनों के पावर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक क्रियाकलाप संबंधी कानून और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक क्रियाकलाप संबंधी कानून। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब थोड़ी सी हम चीज़ें देखें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हम समझे रहे हैं कि वहाँ के निर्देशक मंडल है, नियंत्रक मंडल को देखें। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इसमें कहा गया कि इसमें 6 सदस्य होंगे। इसमें क्या कहा गया? 6 सदस्य होंगे, और इन 6 सदस्यों में 2 सदस्य होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के यानी कैबिनेट के, 2 मेंबर्स होंगे कैबिनेट के, जो वहाँ की क्या है? कैबिनेट है, यानी कि जो मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री। तो इस 6 में से 2 तो होंगे पार्लियामेंट के मिनिस्टर और प्लस 4 होंगे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड। 4 जो है 4 मनोनीत होंगे क्राउन के द्वारा। ठीक है, तो 6 सदस्यीय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इसमें 6 सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मिनिस्टर और 4 सदस्य होंगे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड। तो 6 सदस्य हो गए। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियों में भी कमी की गई। भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों में तो कमी कर ही दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्तियां आधी कम हो गई, सीधी सीधी आधी कम हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तो आधी शक्तियां कम होगी, अब गवर्नर जनरल की भी शक्तियों को कम करने की बारी थी, क्योंकि गवर्नर जनरल को अभी तक क्या अधिकार प्राप्त था कि ये क्या करेगा? कानून बनाएगा, मैंने एक्सिक्यूट करेगा। जो अभी भारत में युद्ध वगैरह करना, संधि करना, सब पावर किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। इस एक्ट के तहत कह दिया गया कि अब जो है गवर्नर जनरल, अब अगर ये कोई भी युद्ध कर रहा है, कोई भी संधि कर रहा है, उसके लिए उसको पहले परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? इन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से।
अभी तक ये सिर्फ किससे परमिशन ले रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। और चूंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही तो हैं कंपनी के, तो कह दिएगा अब ये नहीं चलेगा। अब आपको कोई भी आप युद्ध कर रहे हैं, कोई भी संधि कर रहे हैं, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से, यानी कि सरकार के जो संस्था है उससे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कर दिया गया, अभी तक गवर्नर जनरल हुआ करता था और 4 सदस्यीय समिति थी ना उसकी। मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल प्लस उसकी 4 सदस्य थे उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में, वो मिलकर के कानून बना रहे थे। यहाँ पर एक व्यक्ति कम कर दिया गया, यहाँ पर एक गवर्नर जनरल कर दिया गया और प्लस 3 सदस्य हो गए, इसकी परिषद में 3 सदस्य हो गए, यानी कि अब टोटल कितने मेंबर हो गए? 4। क्या हो गया? बाउंस। तो ये सब देखिए, हम संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें अभी आगे बढ़ते बढ़ते यही सदस्य आपको बढ़ के 16 दिखने लगेंगे, फिर बढ़ के आपको 30 दिखने लगेंगे। यही क्रम है जो लोकसभा आज हमें 550 मेंबर्स की दिख रही है, जो राज्यसभा में जो नॉमिनेशन हो रही है, ये यहीं से ये सब निकल के आ रहा है। इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें जो इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं वो मैं बता ही नहीं रहा, यहाँ पर सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ जो गवर्नर जनरल, क्योंकि वही एग्जीक्यूटिव है ना, और उसी के कुछ सदस्य मिल गए तो लेजिस्लेचर बन गया, इसीलिए मैं केवल यही वाला पक्ष लेके चल रहा हूँ अभी। हाँ, भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर तो बिल्कुल अलग संस्था है ना, वो गवर्नर जनरल से उसको कह मैच कर दे रहे हो। देखो एक बार और कोशिश करता हूँ, समझो, समझना ध्यान से। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। बंगाल में गवर्नर जनरल तो बंगाल में काम कर ही रहा है, गवर्नर जनरल प्लस इसकी 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के सदस्य होंगे, 4 सदस्यीय समिति होगी। ये फंक्शन कर ही रहे हैं, ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन इनका माई बाप कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इनको क्या कर रहे हैं? इनको परमिशन दे रहा है, वही इसके बनाए गए कानूनों को फाइनल अप्रूवल दे रहा है। यानी इनको सिर्फ और सिर्फ जवाबदेहिता, गवर्नर जनरल की जवाबदेही किसके है, किसके प्रति है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। और ये दोनों ही कर्मचारी किसके हैं, मतलब किसके भाग हैं? कंपनी के। ये दोनों ही, चाहे गवर्नर जनरल, भाई गवर्नर जनरल तो कंपनी का एक वो हो गया, अधिकारी हो गया, कर्मचारी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? कंपनी के शेयर होल्डर, यानी कि इनके बॉस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले हैं। तो ये सब मिलकर के अपना आपस में काम कर रहे थे, साठगांठ सब चल रही थी। अब जब ये आया लॉर्ड पिट्स, लॉर्ड पिट्स ने क्या कहा कि भैया अभी सारी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही हाथों में है। यही जो है राजनीति से संबंधित भी कानून बना दे रहा है कि कौन से क्षेत्र को अपने कब्जे में करना है, कहाँ पर युद्ध कर देना है, किससे संधि करनी है, और साथ ही साथ राजस्व से संबंधित भी कानून कौन बना रहा है? यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भारत के लिए असीमित अधिकार हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भारत के लिए असीमित अधिकार है, पार्लियामेंट से कोई लेने देना नहीं, वही अपने आप से सब कुछ कर रहा है। लॉर्ड पिट्स ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्तियों में हम कटौती करेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही पैरेलल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर लाके खड़ा कर दिया लॉर्ड पिट्स ने, यानी कि ब्रिटेन की सरकार ने। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, ये तो अपना नीचे काम कर ही रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इनके इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य अपॉइंट किए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य अपॉइंट किए गए। ठीक है, उन 6 सदस्यों में मैंने बताया था कि 2 तो हो गए कैबिनेट मिनिस्टर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और प्लस 4 हो गए नॉमिनेटेड व्यक्ति, किसके द्वारा? क्राउन के द्वारा। जिसको क्राउन को लगे, और क्राउन किसको नॉमिनेट करेगी? सीधी सी बात है, एलीट वर्ग के लोगों को, एलीट क्लास के लोगों को, या फिर जो जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो भी बोलेगी क्राउन को, वो क्राउन करेगा। ठीक है, भारत में भी तो यही है, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो भी राष्ट्रपति को कहेगा, राष्ट्रपति उसी को नॉमिनेट कर देगा। तो यहाँ पर क्राउन ने किसको नॉमिनेट किया होगा? जिसको प्रधानमंत्री उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने बोला होगा, वो 4 व्यक्तियों को नॉमिनेट कर दिया क्राउन ने। और ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये कौन है? ये पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब इनको लाके खड़ा कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बराबर में, कह दिया गया कि अब सारी राजनीति से संबंधित कानून कौन बनाएंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और सिर्फ रेवेन्यू वगैरह संबंधित कानून कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब नाम से ही स्पष्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी कंट्रोल करना है।
यानी कि ये किसको कंट्रोल करेंगे? पूरे के पूरे गवर्नर जनरल को, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को कंट्रोल करेंगे। साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही है, इन सभी को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कि एक क्या है, एक जो है कंट्रोल करने के लिए एक गठन कर दिया गया इनका। समझ में? ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने कहा ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। इसकी शक्ति तो कम हो ही गई, इसकी भी शक्ति अब कम करनी है। गवर्नर जनरल की और इसकी जो 4 सदस्यीय कैबिनेट समिति है, इनकी भी शक्तियां कम करनी है। तो इसी एक्ट के तहत कह दिया गया कि अब गवर्नर जनरल की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में 4 सदस्य ना होकर के कितने हो जाएंगे? 3 सदस्य हो जाएंगे। और गवर्नर जनरल अब कोई भी कानून अगर एग्जीक्यूट करना है गवर्नर जनरल को, कोई भी कानून, भाई अभी भी कानून बनाएगा तो वही गवर्नर जनरल ही ना, मतलब गवर्नर जनरल और ये मिल करके कानून बनाएंगे और उस कानून वो कहाँ जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। वो तो पहले से ही चल रहा था। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये कह दिया गया कि अब गवर्नर जनरल और उसके 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर के क्या करेंगे? कानून बनाएंगे और वो कानून बहुमत के साथ होना चाहिए। बहुमत के साथ मतलब 3 + 1 4, 4 का बहुमत क्या होगा? 3 ही तो होगा। 4 का बहुमत क्या होगा? 3 ही तो होगा। ठीक है। तो कहा गया कि अगर कोई भी कानून ये मिलके बना रहे हैं तो कम से कम 3 सदस्य फेवर में होने चाहिए उस कानून के। तो अगर ये मान के चलो कि अगर गवर्नर जनरल अगेंस्ट भी हो जाए तो भी क्या हो रहा है? ये 3 मिलके बना दे रहे हैं। गवर्नर जनरल की पावर कम होगी कि नहीं होगी? ठीक है। पहले थे 5 में 3 होते थे बहुमत, अब जो है अब 4 में से 3, तो पावर कम कर दी गई गवर्नर जनरल की। और साथ ही साथ और क्या कह दिया गया कि अब गवर्नर जनरल कोई भी अगर संधि कर रहा है, समझौते कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो उसके लिए पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। किनसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से। ठीक है। ये मान के चलो है, टिपिकल है ये टॉपिक। ठीक है। लेकिन ये यकीन के साथ देख लो, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। अभी तो 1813 आने दो, 1833 आने दो, 1858 आने दो, उनसे तो और ज़्यादा आते हैं। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है 1773, 1784 जो इम्पॉर्टेंट है, और बाकी को सबको छोड़ दीजिए। 1773, 1784, 1813, 1833 और 1858, ये 5 तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप 1853 छोड़ दीजिए। ठीक है। आप 1726 छोड़ दीजिए, 1781 छोड़ दो, लेकिन उनको उसके बाद फिर 1935, सॉरी 1909 और 1919 को तो मैं भूले गया। ठीक है। 1909, 1919 ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर 1935 वो तो जो है 70% भारत का संविधान 1935 के अधिनियम से, बिल्कुल भारत शासन अधिनियम से मिल रहा है। 70% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे मैच करता है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक कल कोई कह रहा था कि जो है सर ये तो इतिहास का टॉपिक है। कौन कह रहा था? नहीं है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वही चीज़ है कि मानो तो बहता पानी, मतलब ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा जल। भाई बात एक ही, मानो तो हिस्ट्री का है, और जो है अगर देखो आप रिलेट करो तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट होगा। भैया हमारे संविधान का हम क्या कर रहे हैं? निर्माण की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी रूट्स कहाँ से जुड़ी हुई हैं? यही इन्हीं सारे एक्ट्स के साथ रूट्स, इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा बिल्कुल कैसे मैच कर रहे हैं? इन्हीं से। अपर हाउस और लोअर हाउस ब्रिटेन के, और लोअर हाउस और अपर हाउस, ये बिल्कुल ये सारा फंक्शन ही गवर्नर जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का। यही आगे बढ़ते बढ़ते हमें एग्जीक्यूटिव दिखाई देने लगेगा। ठीक है। यहीं से विधायिका निकल के आएगा, यहीं से एग्जीक्यूटिव निकल के आएगा। यही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन्हीं को हम लोग देखेंगे कि इनके सदस्य बढ़ते चले जाएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के, और यही क्या हो जाएंगे? बाद में पूरी पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को मिल जाएगी कानून बनाने की। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या हो जाएंगे? विधायिका की तरह काम करने लगेंगे। 60-62 सदस्य इसमें लगभग पहुँच जाते हैं। ठीक है। बाद में फिर जब भारत का एकीकरण हुआ तो फिर वो सदस्य मान लीजिए और बढ़ा दिए गए जनसंख्या के आधार पे। ठीक। चलिए, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लिखा है कि नहीं लिखा अभी कुछ? हो गया, यही चार्ट बना लिया, समझ में आ गया। बना लिया, समझ में आ गया? समझ में आ गया है? ठीक है। चलिए, तो मतलब इसमें जो मेन चीज है, मेन है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना, और मेन है डायरकी, द्वैध शासन। ठीक है भाई, यहां पर डायरकी हो गई ना, शक्ति का विभाजन हो गया। तो अगर लिखना हो तो एक पॉइंट में लिख लीजिए
कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन दो शासन यानी डायरकी, भारत में द्वैध शासन की स्थापना हुई, की शुरुआत हुई, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब ब्रैकेट में उसी के जस्ट आगे ब्रैकेट में लिख लेना BOD प्लस BOC, तो आपको समझ में आ जाएगा कि द्वैध शासन क्यों है, कारण सहित अगर व्याख्या करने के लिए कोई बोल दे। ये तो मान लो रट लोगे कि द्वैध शासन की शुरुआत हुई, लेकिन कह दिया जाए कि बताइए, एक्सप्लेन करिए कि कैसे भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, तब आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर ले जाएंगे कि चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से काम कर रहा था, अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी आ गया, तो ये दोनों मिलकर के अब क्या है, दोनों मिलकर के अब कानून बना रहे हैं, और इसलिए शक्ति का विभाजन हो गया और क्या हो गया, डायरकी आ गया, यानी कि द्वैध शासन आ गया। पानी पी लिया जाए यार, पानी पीने की मुझे ध्यान भूल जाती है, और फिर गला सूख जाता है तो फिर खांसी आती रहती है। भले ही कितना भी माइक लगा लो, लेकिन चिल्लाना फिर भी पड़ता है। कितना भी माइक लगा लो, अब माइक इसीलिए लगाया जाता है कि भाई चिल्लाना ना पड़े। हाँ यार, अब तो वैसे भी तुम लोग कम ही लोग हो, अगर मान लीजिए ना भी माइक लगाएं तभी मुझे अगर आवाज़ आती रहती है ना। चलिए, तो आज के लिए यहीं पे रखें 1784 तक। कल हम लोग फिर बात करते हैं 1813 1833 की, फिर हम लोग 1858 का भारत शासन अधिनियम। अभी 13 और 33 देखेंगे, 53 की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। 53 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि UPSC के बारे में सबसे ज़्यादा जो डिसीजन आया वो 1853 में आया। 1833 में ये बात एक बार उठाई गई थी कि भारत के लिए जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों का जो चुनाव हो भारत में ही हो, यानी कि यूपीएससी के जो सदस्य हैं उनका चयन, यानी कि जो कर्मचारी हैं, जो IAS वगैरह हैं, IAS IPS, इनका चयन भारत में ही हो। इसके लिए 1833 के एक्ट में एक बार बात पहले भी की गई थी, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसने अनुमति नहीं दी। और फिर जब 1853 का जब आता है तो उसमें क्या हो जाता है, उससे भारत में UPSC के लिए कानून आ जाता है, प्रावधान आ जाता है कि भारत के लिए अब जो एक कर्मचारी हैं इनका चयन भारत में ही होगा। तो UPSC हम देखेंगे 1853 से। ठीक है, चलिए, ठीक, थैंक यू।